बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया आपने मेरा। वाइस चेयरमैन DDA श्री आशीष पांडे जी, श्री साकेत डालमिया, प्रेसिडेंट PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, श्री संजीव अग्रवाल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, श्री पुनीत मुल्तानी जी, इमीडिएट फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर मुकेश गुप्ता, चेयर दिल्ली एंड NCR, मिस ननीता जैन, को चेयर दिल्ली एंड NCR, श्री सौरभ सान्याल, सेक्रेटरी जनरल, यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग, मीडिया के साथियों, ladies and gentlemen, it is indeed an honor for me to be amidst you all today to interact with you about Master Plan 2041. PhD Chamber has been at the forefront of policy advocacy and organizing meaningful events for the betterment of Delhi and NCR. Friends, let me come to the theme of today's session, MPD 2041. Inclusivity lies at the heart of Delhi 2041 Master Plan. Providing equal opportunities to all segments of the society by ensuring equitable access to resources, services, and economic opportunities is the theme of this master plan. The plan aims to foster inclusive growth and prosperity. Entrepreneurship, innovation, and job creation will be nurtured, contributing to the overall economic development of the city. In this direction, infrastructure development is a key focus of the Delhi 2041 Master Plan. As our population grows, it is essential to strengthen our infrastructure to meet the needs of the people. The plan focuses on basically efficient transport systems, affordable housing, healthcare facilities, educational institutions, and digital connectivity. These advancements will enhance the quality of life for the Delhi's residents, ensuring that they have access to essential services and opportunities of growth. Preserving our rich heritage and revitalizing our urban areas are the equally important aspects of Delhi's 2041 मास्टर प्लान। ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक जो मास्टर प्लान के सेलिंग फीचर्स हैं उनके बारे में बताया। मिस्टर पांडा ने बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं। मुझे 1 साल दिल्ली में हो गया है और आज मैं इस अपॉर्चुनिटी को आपसे शेयर करना चाहता हूं कि दिल्ली में मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ और दिल्ली में क्या क्या हुआ। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिल्ली में क्रिएट करना एक ये बहुत बड़ा काम है और उसके लिए जिस दिन से मैंने एजी का चार्ज लिया, मेरी कोशिश थी कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हों। दिल्ली के कल्चर में जो मैंने देखा वो ये था एडहॉकिज्म, जहाँ कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पर एडहॉक अपॉइंटमेंट्स ना हो, और हज़ारों की तादाद में। किसी डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर नाम लेना मैं नहीं चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले आकर मैंने ये कोशिश की कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो एडहॉक लोग हैं उनकी जगह परमानेंट लोग काम करें। और मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि
इस एक साल के अंदर लगभग 17,000 परमानेंट जॉब्स पर लोगों को लगाया गया। और अगर पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो 10 साल में केवल 11,000 लोग परमानेंट जॉब्स को पा सके, लेकिन पिछले एक साल में 17,000 लोगों को जॉब मिली। और अभी इसी 30 तारीख को अगेन विज्ञान भवन में हम एक अपॉइंटमेंट लेटर्स के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें करीब 700 लोगों को और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फॉरेस्ट हो, या फायर डिपार्टमेंट हो, एमसीडी हो, कोई भी डिपार्टमेंट भी, सभी से जुड़े हुए लोग। स्किल डेवलपमेंट भी दिल्ली के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मैंने आते ही इस बात को डिसाइड किया कि कम से कम 1 लाख लोगों को जो छोटे छोटे से जॉब्स करते हैं, जैसे प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं, मेसन्स हैं, कॉबलर्स हैं, इनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देकर एक जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे। मुझे आपको बताने में बड़ी खुशी है कि लगभग हमने 26,000 लोगों को एक साल में इन लोगों को ट्रेन किया है। और ट्रेनिंग के बाद इन लोगों के अंदर ये इनहेरेंट जॉब है इनका। इनके फादर अगर मेसन का काम कर रहे थे वो कर रहे थे, अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है उसका फादर काम कर रहा था, उसका बच्चा वही काम करने का, लेकिन एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और ट्रेनिंग के बाद एक निखार आता है उसके अंदर। इस ट्रेनिंग ने जो 26,000 लोगों को हम लोगों ने जो ट्रेन किया, उन्होंने उनकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा की। और अभी लास्ट मंथ जब मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था तो मुझे बताया गया कि बहुत सारे मेसन्स जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, बहुत सारे इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, कुछ नर्सेज जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, उनको फॉरेन में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली और वो चले भी गए। वरना वो लोग यहाँ पर ही काम कर रहे थे और उनके अंदर निखार की कमी थी, जो एक ट्रेनिंग ने उनको दिला दी। और एक सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस सर्टिफिकेट ने उनको उनकी लाइफ में एक नया जंप दिला दिया। जो एक सबसे नजदीक चीज जो मेरे दिल के है वो था यमुना की क्लिनिक। मैंने जब भी यमुना फ्लड प्लेन्स में विजिट किया तो ये देखा गया कि शायद आप वहां 5 से 7 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं हो सकते। गंदगी का वो आलम जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। थोड़ी ही देर में आंखें जलने लगती थी। उसको भी मिशन मोड पर लिया गया और मुझे बहुत खुशी है बताने में कि 11 किलोमीटर के पैच को यमुना के जो सिग्नेचर ब्रिज से ITO बराज का एरिया है उसे बिल्कुल क्लीन कर दिया। वहां जितना इंक्रोचमेंट था उसको हटाया गया है। बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में चल रहे थे, उन्हें फाइट किया गया, कोर्ट से फेवरेबल ऑर्डर्स हमें मिले, उसके बाद उनको हटाया गया। आज जरूरत है कि हम यमुना को उसकी जो पुरानी ग्लोरी थी उस पर दोबारा लाएं। मुझे ये भी बताने में आपको बहुत खुशी है कि इस काम में दिल्ली के लोग हमारे साथ बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। जैसा कि मिस्टर साकेत ने बताया, हमने यमुना के दोनों साइड पर जितने भी मंदिर हैं उनके सबके पुजारियों को बुलाकर बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी कि आपको यमुना के अंदर कोई भी पूजा की सामग्री नहीं डालनी है और ये कितनी नुकसानदेह है उनको समझाया।
उसका असर हुआ है और उसके बाद लोगों ने वो सामग्रियां फेंकना बंद भी कर दी। जितने भी 7 ब्रिज हैं दिल्ली के ऊपर, वहां पर पॉट्स रखे गए हैं कि आप अपनी पूजा की सामग्री उसके अंदर डालिए, नदी में मत डालिए। बदलाव आया है लोगों के अंदर, लेकिन ऐसा होता है कि थोड़ा समय लगता है। जहां सख्ती करने की जरूरत थी, मैं ये भी कहना चाहूंगा, वहां बहुत सख्ती की गई। इंडस्ट्रीज को भी कहा गया कि आप यमुना को पोल्यूट न करें। जिन्होंने उस ऑर्डर को नहीं माना, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की गई। उन इंडस्ट्री को सील भी कर दिया गया है। और मैं यहां पर इंडस्ट्री के बैठे हुए सभी लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप अपने चेंबर्स में जो लोग हैं से जुड़े हुए हैं, उनको भी ऑन बोर्ड करें और बताएं कि ये हमारा वो एसेट है, अगर इसको हमने खत्म कर दिया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हम आज से 10 साल 20 साल बाद अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाना चाहते हैं? यमुना की जगह एक नाला या यमुना, यह आपको सोचना है। सरकार सारे एफर्ट्स करती है और करती रहेगी, लेकिन जब तक कोई पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होता है, तब तक कोई भी स्कीम सफल नहीं होती। नजफगढ़ ड्रेन की अगर हम बात करें, जो 57 किलोमीटर का लॉन्ग स्ट्रेच है, शायद 50 साल के बाद पहली दफे 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे था, नजफगढ़ ड्रेन के अलोंग 8 जगहों पर योगा किया गया है और वहां के लोकल लोगों ने योगा किया है, जहां पर आप पहले कभी खड़े नहीं हो सकते। नजफगढ़ ड्रेन के 57 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर के एरिया को बिल्कुल क्लीन कर दिया गया है और बचे हुए एरिया को भी 2 से 2.5 महीने के अंदर क्लीन कर दिया जाएगा। मैं यहां पर इसको भी एक्नॉलेज करना चाहता हूं कि जो पहले लोग, जो दोनों साइड पे सोसाइटीज हैं, जो रहते हैं, वो लोग वहां पर कूड़ा डाला करते थे बाउंड्री के आगे, उन्होंने इस काम को बंद कर दिया है। ये बहुत ही एक शुभ कहना चाहिए साइन है कि पब्लिक इसे अप्रिशिएट कर रही है और पार्टिसिपेट कर रही है। नजफगढ़ ड्रेन के दोनों साइड पर जहां जहां बहुत बड़े बड़े पैचेस हैं, वहां पर ग्रास को लगाया गया है, फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए गए हैं, इनको ग्रीन पैचेस में कन्वर्ट किया गया है जहां बच्चे खेलने लगे। और कुछ समय पहले मेरे पास कुछ सोसाइटी के लोग आए थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग इस सोसाइटी में 20 साल से रह रहे हैं और हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये क्लीन होगा, लेकिन आज जब हम देखते हैं इसको क्लीन, तो हमारी सोसाइटी की वैल्यू भी बढ़ गई। वैल्यू बढ़े ना बढ़े, ये मटेरियल नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारी जनता को ये हक देना है कि आप एक क्लीन इन्वायरमेंट के अंदर रहें। ये आपका राइट है। सरकार को इस पर एहसान नहीं करती। अफसोस इस बात का है कि इतने सालों तक आपने अपने राइट को मांगा नहीं। मुझे दिल्ली की जनता से हमेशा से ये शिकायत रही है, पिछले 1 सालों से मैं देख रहा हूं कि यहां सड़कें इतनी खराब देखने को मिली, जगह जगह पार्कों पर कब्जे हो गए, स्ट्रीट लाइट नहीं है, डार्क स्पॉट्स हैं, लेकिन जनता से कोई आवाज नहीं उठती। ये कैसे लोग हैं? और आप समझ लीजिए
कि जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तब तक किसी काम को करना संभव नहीं। कैसे नहीं सुनेंगे? अगर आपकी आवाज में दम है तो सब सुनेंगे। तो आपको अपनी आवाज को सुनाने की जरूरत है। हम तो आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप आइए हमारे पास। अभी 2 घंटे पहले की मैं आपको घटना बताता हूं। मैं मीटिंग ले रहा था जिसमें 5 गांव को अडॉप्ट किया है। गांव के लोग भी थे और उसमें बहुत सारे अधिकारी भी थे। ये मेरे लिए एक ताज्जुब की बात थी कि इतने सालों में उन गांवों के अंदर न कोई सीवेज लाइन है, न रोड है। स्कूल हॉस्पिटल जो 40 साल पहले बने थे वो खंडहर हालत में। पांडा जी हमारे साथ में ही बैठे हुए थे उस वक्त जब मीटिंग चल रही थी। अगर इस दिल्ली को हमने ऐसा बनाया है, मुझे बड़ा अफसोस है कि कैसे यहां के लोगों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेप्ट किया। मैं आपसे लेकिन वादा करता हूं कि दिल्ली को बदलना हमारा फर्ज है और हम उसमें हर काम करेंगे जो हमें करना चाहिए। थैंक यू। आपने देखा यहां 40-50 साल से कूड़े के 3 पहाड़ दिल्ली की शान को बढ़ा रहे थे। मैंने जब भी किसी मीटिंग में बातचीत की तो मुझे इस तरीके से उसको बारे में बताया गया कि जैसे वो हमारे लिए कलंक नहीं बल्कि एक माथे पे टीका लगा हुआ है भगवान का, वरदान मिला है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मई 2022 तक जो दिल्ली के जो 3 कूड़े के पहाड़ थे उनमें लगभग 2,80,000 टन कूड़ा मौजूद था। और 2019 से और मई 2022 तक जो कूड़े के डिस्पोजल का जो रेट था वो 1,20,000 टन पर मंथ का था। लेकिन जुलाई 2022 के बाद लगभग 6 लाख टन पर मंथ का है। तो मैं आज आपसे यहां वादा करता हूं कि 18 महीने के बाद आपको ये कूड़े के ढेर देखने को नहीं मिलेगा। जहां आप हमारे साथ आइए, हम तो सबको ओपन करते हैं। थैंक यू। और ये पब्लिक पार्टिसिपेशन से भी हुआ है। मैं आज आपको ये भी बताना चाहता हूं, पहले इन 3 कूड़े के पहाड़ों पर केवल 12 ट्रॉमलिंग मशीन्स लगी हुई थी और आज 88 ट्रॉमलिंग मशीन्स काम कर रही हैं। मैं इंडस्ट्री का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इंडस्ट्री ने मेरा साथ दिया है। जब ट्रॉमलिंग होती है तो उसमें 3 प्रोडक्ट्स निकल कर आते हैं। आप सब इंडस्ट्री के लोग हैं, आपको मालूम होगा, इनर्ट, सेंडी वेस्ट एंड आरडीएफ। पहली दफे अगस्त में आरडीएफ की कैलोरीफिक वैल्यू को मैंने टेस्ट कराया और पता किया कि आखिर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है कितनी। मालूम पड़ा कि करीब 2800 के आसपास है। उसको दोबारा क्लीन कराया गया, वो 4200 निकली। सीमेंट इंडस्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि आप एज ए फ्यूल इसको यूज करेंगे। अक्टूबर में एक सीमेंट इंडस्ट्री ने मेहनत करके, हिम्मत करके मेरे कहने पर उसे लेना शुरू किया, लगभग 100 टन पर डे। और आज आपको गर्व होगा इसको जानकर कि आज 7 सीमेंट कंपनीज देश की बड़ी बड़ी हमारे आरडीएफ को वहां से उठा रही है। जो आरडीएफ हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था डिस्पोजल का, क्योंकि उसका वॉल्यूम बहुत होता है, वो आज
आराम से जा रहा है 1000 टन पर डे। उसके साथ साथ आपने शायद पहले देखा होगा, पब्लिक में हमने अपील की कि जिनको सीएनडी वेस्ट चाहिए है फिलिंग के लिए, इनर्ट चाहिए, वो हमारे यहां से फ्री ले। उसमें भी पब्लिक ने बहुत सपोर्ट दिया और करीब 55,000 टन आम आदमियों ने उठाकर अपने यहां यूज किया है, जो भी एक रिकॉर्ड है। एमसीडी पहले आरडीएफ को यूज करने के लिए 1750 रुपए पर टन पे करती थी, आज हम 100 रुपए पर टन चार्ज कर रहे हैं। दिल्ली में फ्री की आदत बहुत बड़ी हुई है। और आज आरडीएफ को उत्तर प्रदेश की कुछ पेपर इंडस्ट्री ने भी लेना शुरू कर दिया 2 महीने पहले से। ये सब संभव है, कोई चीज असंभव नहीं होती। ऐसा नहीं है, किसी एक आदमी से दुनिया नहीं चलती है। नो, यू हैव टू एग्री विद मी। प्लीज, नहीं आप प्लीज बैठिए। आप आइए, हम बैठेंगे आपके साथ। मेरा यहां पर कहने का मतलब यह है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन से बहुत सारे काम हो सकते हैं और होते हैं। आज आप जब धौला कुआं की इस रोड पर जाते हैं तो आपने देखा होगा धौला कुआं की रोड क्या हालत हुआ करती थी। जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आज वो बदल गई। उसमें भी मैं कहूंगा कि आप जो वहां पर आर्टिफैक्ट्स देख रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी स्टैच्यूज देख रहे हैं, उसको भी आप जैसे इंडस्ट्री के लोगों ने ही डोनेट किया है। पीडब्ल्यूडी ने उस पर काम किया है। और आप शायद सुन के ताज्जुब करेंगे कि इस रोड की क्लीनिंग का काम शुरू हुआ मई में, तो 1100 टन कूड़ा वहां से निकाला गया। शायद 10 साल से कभी उस रोड को क्लीन किया ही नहीं गया। अभी हम लोगों ने 3 रोड्स और लिए हैं। सरदार पटेल मार्ग को आपने देखा होगा, उसमें भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। आईएसबीटी के कश्मीर गेट का रोड को लिया गया है, उसको भी कोशिश की जा रही है। आपने हमेशा देखा होगा कि जब बरसात होती है, बरसात अभी शुरू भी हो गई है, तो शायद दिल्ली का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहां हर साल वाटर लॉगिंग हुआ करती है। एक हफ्ते तक फ्लाइट्स बंद हो जाती हैं। 2019 से एक प्रोजेक्ट एयरपोर्ट ड्रेन का जो कंसीव किया हुआ पड़ा हुआ था, उसको डीडीए ने इंप्लीमेंट करना शुरू किया है, जो बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स की वजह से अटका हुआ था। तो प्रॉब्लम्स थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको ट्री कटिंग या ट्री फेलिंग की परमिशन नहीं दे रहा है। उन परमिशन को दिलाया गया और अगस्त में इसको शुरू किया गया था और 31 जुलाई को प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इस साल मैं ये भी आपको बताऊं, अभी मैं 1 हफ्ते पहले भी वहां था, 95% काम उस पर हो चुका है। जो द्वारका में लोग रहते होंगे उनको शायद मालूम होगा, उन्होंने देखा होगा उसको। तो इस बार ये कोशिश है कि एयरपोर्ट पे वाटर लॉगिंग नहीं हो, द्वारका में वाटर लॉगिंग नहीं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उठाए गए, किए गए, और मुझे खुशी है कि हमारे जो दिल्ली के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो जिस कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, शायद उसी का रिजल्ट है कि हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। यमुना फ्लड प्लेन्स में हमने बहुत कम समय के अंदर 6 से 8 महीने के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट का नाम है बांसेरा, जो कभी सीएनडी वेस्ट की एक साइट हुआ करती थी जहां करीब 60 फीट का एक पहाड़ होता था। मैं चाहूंगा आप जरूर इसको विजिट करें, जो आज 28 एकड़ के अंदर एक ग्रीन पैच बन गया है, जहां 25,000 से ज्यादा बैम्बू के ट्रीज लगाए गए हैं। और वो एक ऐसा प्लेस बन गया है जो आने वाले समय में दिल्ली के लिए एक लंग काम करेगा।
इसी तरह यमुना के फ्लड प्लेन पर असीता नाम के प्रोजेक्ट को बनाया गया है, जो भी करीब 70 एकड़ के अंदर है, जो पूरा का पूरा इनक्रोज था। ये बांसेरा की जगह भी बहुत खराब थी, इनक्रोज थी, उन सबको क्लीन किया गया है। जहां मैंने अभी कुछ महीने पहले G20 के एम्बेसडर्स को होस्ट भी किया था। साइकिल ट्रैक है, वाटर बॉडी है, ग्रीन पैचेस हैं, और वहीं से 11 किलोमीटर का यमुना के पैरेलल वॉकिंग ट्रैक भी बन के तैयार हो गया है। इसमें छोटे छोटे से काम बाकी है, वो किए जा रहे हैं। आपको हम यमुना के किनारे ही वॉक कराएंगे। और आपको उस वक्त गर्व होगा कि शायद आपने